ग्रो बंद हो सकता है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद आंसर जो फटाफट से 2 लाइनों में दूं तो देखो, बहुत से नए लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद पक्का ग्रो में नहीं जाने वाले। और सेकंड नंबर पे मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो लोग करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भागे कहीं पे। ठीक है, ग्रो से इधर उधर जागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना वो भी हुई नहीं है और नेक्स्ट 6 मंथ में हो जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि जाना है या उस पर रुकना है, या आप पे करने को तैयार हैं या नहीं, जो भी वो चार्जेस लगाने वाला है। और ग्रो कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कितना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेट है, सब चीज़ों के बारे में बात होगी। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा फिनफ्लुएंसर्स की, यानी कि हमारे जैसे बहुत सारे जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फाइनेंस को मैनेज करने में। कुछ पर्सनल फाइनेंस में होते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, सबके बारे में बात करेंगे और बहुत ज़्यादा जरूरी है बात करना। ठीक है। और सेकंड नंबर पे मेरे बारे में थोड़ी सी बात होगी, हमारे चैनल के बारे में आप थोड़ा सा जान जाएंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पे इन दी एंड हम बात करेंगे ग्रो के बारे में, और ग्रो के बारे में मैंने एक डेटा निकाला है कि वो कितना प्रॉफिटेबल है, क्या है। और अगर आप नहीं जानना चाहते फिनफ्लुएंसर के बारे में, नहीं जानना चाहते आप मेरे बारे में, तो सीधा आप थर्ड पॉइंट पे भी स्किप कर सकते हैं। टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल भी वहाँ स्किप करें, तो पहले 2 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो फिनफ्लुएंसर और जो मैंने आपको बोला ना 3 चीज़ें, फिनफ्लुएंसर मेरे बारे में, और थर्ड नंबर पे मैं आपको बोल रहा था कि ग्रो के बारे में। तो जो पहले 2 पार्ट है ना, उनमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट लूँगा, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स लगेंगे दोनों को मिला के, और फिर सारे की सारी बात ग्रो की होगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले 2-3 मिनट जिनके बारे में बात करते हैं। तो फिनफ्लुएंसर की बात करूँ तो देखो यार, क्या होता है कि जो वीडियोज़ बना रहे हैं ना लोग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है। और सिर्फ बात फाइनेंस की नहीं है, इवन बहुत सारे लोग हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनमें आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना चाहिए यूट्यूब को। किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हैं, और स्पेशली छोटी वीडियोस देख के तो आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो 1 मिनट से कम की हैं। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उन वीडियोस पे। ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी वीडियोस पे, बाकी फिनफ्लुएंसर्स पे। 3 तरह के फिनफ्लुएंसर हैं जो आपको रैंडम स्टफ सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेबर लॉ एडवाइज़र हो सकता है कि जो आपको स्कैम्स के बारे में बताते हैं, या रैंडम स्टफ या टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो उसमें ना ट्रस्ट वाली कोई चीज़ आती नहीं है। हम उन पे कई चीज़ों पे आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो क्या ही झूठ बोल देंगे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं स्टॉक्स। अब स्टॉक्स वाले में बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि लालच दिखा के ना कि यार ये स्टॉक रातों रात डबल हो जाएगा, आपको बेवकूफ़ बना लिया जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं वो लोग जो आपको नॉर्मली, जैसे हम हो गए, जो म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे देखे हैं 8-10 चैनल ऐसे होंगे, उन चैनल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। अब आपको छांटना कैसे है कि आप किस यूट्यूबर को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप उस यूट्यूबर को बिल्कुल नहीं देखेंगे जो लाइसेंस्ड नहीं है ऐसा, और अगर देखेंगे ना, और आप देखेंगे तो ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट का लेवल होता है, तो वो थोड़ा सा 100% से कम रखिएगा, ताकि आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने के लिए कहीं और जा सकें। और कोई भी अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मतलब आपको लगता है कि नहीं यार बहुत क्रूशल है ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ के लिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी का भी एडवाइस ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, किसी एडवाइज़र्स का। मैं आज भी अपने आप को प्रमोट नहीं करने वाला। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे अनएथिकल प्रमोशन। ठीक है। बहुत से लोग, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट, और इससे ना छोटे बड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज हमारे एथिक्स है ना, तो मैं अपना बिज़नेस कितना मर्जी प्रमोट कर लूँ, लेकिन मैं कुछ फालतू चीज़ प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट में लॉन्च करूं, या दूसरे के प्रोडक्ट में आपको प्रमोट करूं। बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कोई अच्छे प्रोडक्ट दिखते हैं, जैसे लास्ट हमने जिंगोए का किया था, तो वो मुझे ठीक लगा था प्रोडक्ट, मतलब यूज़फुल था। और अगर यूज़फुल नहीं भी रहेगा तो उसमें एटलीस्ट किसी का कुछ नुकसान नहीं था। ठीक है। अब नो नॉलेज, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, और आपको नहीं समझ आता कि वो कर क्या रहे हैं। एक जगह से डेटा उठाया और आपको रीड करके सुना दिया। उनको नहीं पता स्टैंडर्ड डेविएशन का है, उनको नहीं पता जो ये, जब स्मॉल कैप चल रहा था ना बहुत तगड़े वाला, तब मैं लोगों को डरा रहा था, तब मैं लोगों को समझा रहा था कि भाई मत लो स्मॉल कैप, पूरा पोर्टफोलियो मत भरो, मैक्स टू मैक्स 20-30% रख लो। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे, नहीं लार्ज कैप की जरूरत नहीं है, 3-3 रख लो, 4-4 रख लो, और फिर जब डूब गया ना तो क्रैश की न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ओहो क्रैश हो गया, कोई बात नहीं रिकवर कर जाएगा, कोई बात नहीं रिकवर कर जाएगा। भाई पैसा आपका लग रहा है। ठीक है। इस चीज़ को समझो। अब आ जाते हैं ग्रो पे, तो आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कंपनी 62 लाख कस्टमर्स होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 73 करोड़ कमा रही है, यानी कि पूरे साल में वो अपने कस्टमर से 11 रुपये कमा रही है। अब आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, हमारे तो सिर्फ 12 रुपये लग रहे हैं, कोई सेवा करने नहीं आया
और ग्रो भी नहीं आया यहाँ पे सेवा करने, तो पैसा लगेगा, आपका भी लगेगा, और 12 रुपये से बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब उधर जीरोधा की बात करूँ, जीरोधा आपकी जेब से पर कस्टमर वो 4600 रुपये निकालता है। पर कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि आप कम इन्वेस्ट करने जाओगे तो भी आपके 4600 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, 400-500 रुपये तो इनकी एनुअल फीस होती है, और उसके बाद 100-200 रुपये आपका जो क्या नाम है ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग लग जाती है। और जीरोधा में मेनली स्टॉक्स में लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए ब्रोकरेज इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे इनकी ये 73 करोड़ आई कैसे? जब यहाँ पे ये 6.8 करोड़ थे और ये माइनस में जाने के कगार पे थे, तो ये 73 करोड़ आई स्टॉक से। अब इनके स्टॉक्स के कस्टमर 10% भी होंगे नहीं, बाकी सारे के सारे 54 लाख कस्टमर से अब अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे, 54 लाख कस्टमर से, तो पागल थोड़ी हैं यार, कोई 54 लाख बंदा लेके बैठा होगा और वो कुछ नहीं कमाएगा। मैं रोज़ का 10 रुपये भी ले लूँ ना इनसे, या रोज़ का 1 रुपया भी ले लूँ, चलो रोज़ का छोड़ो, मैं साल का अगर इनसे ले लूँ ना कुछ बंदों से, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। तो कुछ लोग 20-20 SIP 10-10 SIP लगा के बैठे होते हैं। तो अब SIP का कैलकुलेशन समझ लो, आपकी हर SIP पे पैसे कटेंगे 2, 2.5, 3 रुपये। ठीक है ना, और हर SIP पे 2, 2.5, 3 रुपये, मतलब 5 SIP लगा रखी हैं, आपके 15-20 रुपये कट गए हर महीने, कोई बात नहीं। आपका मैं साल का कितना बना, मैक्स टू मैक्स 210 रुपये बनेगा, मैक्स टू मैक्स। अगर आपने 5 फंड ले रखे हैं, अगर आपने वो जो मैं बताता हूँ पोर्टफोलियो 7 वाला बता रखा है, तो 21 रुपये, 21 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो रफली कुछ आपका आएगा 252 रुपये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो कि ये आपसे 252 रुपये ले रहा है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी एसेट प्लस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये 252 रुपया बचेगा नहीं, शायद इससे ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन एडवाइजरी मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत जल्द ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी चार्जेस लगने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट लें या रेगुलर लें या आप कुछ भी लें, ठीक है, आपके चार्जेस लगेंगे, कोई भी फ्री में सेवा करने नहीं बैठा होता। तो वापस अगर मैं ग्रो की बात करूँ ना, तो ग्रो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट अभी दे रहा है, पिछले कुछ सालों में दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं देगा अगर आप अगले 15-20 साल जाना चाहते हैं तो। ठीक है, उससे अच्छा तो यही है किसी एक एडवाइज़र को हायर कर लीजिए, एटलीस्ट आप कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे ना तो कुछ फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।